देश के 5 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के मेले का श्री गणेश हो गया। इन 5 राज्यों में 10 फरवरी से चुनाव शुरू होंगे और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 1 चरण में चुनाव होंगे। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में वोटिंग होगी। गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए भी 1 चरण में ही वोटिंग होगी। मणिपुर में 60 सीटों पर 2 चरण में चुनाव संपन्न होंगे। यूपी में पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, 5वां चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां चरण 7 मार्च को संपन्न होगा। इसके अलावा 14 फरवरी को यूपी के साथ ही पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में वोटिंग होगी। इन 3 राज्यों में एक ही चरण में वोटिंग होगी। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में वोटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्र ने चुनाव में पैसों और शराब के दुरुपयोग पर भी सख्ती की बात कही है। इसके अलावा उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड भी सार्वजनिक किए जाएंगे। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी सियासी तापमान बढ़ चुका है। इलेक्शन डेट्स की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। एक तरफ कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है और दूसरी तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। लिहाजा चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो को लेकर सख्त फैसला किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और चुनावी रैलियों, रोड शो पर पाबंदी लगा दी। 15 जनवरी तक सियासी दल रैलियां, रोड शो और नुक्कड़ सभाएं नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया और डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। डोर टू डोर कैंपेन में भी 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा सभी की नजर उत्तर प्रदेश पर होगी, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य और सबसे ज्यादा सीटें वही हैं। लिहाजा यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होगी। अगले करीब 2 महीने राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और आम लोगों के लिए बेहद दिलचस्प। सबसे ज्यादा नजरें गड़ी रहेंगी उत्तर प्रदेश पर, जहां बीजेपी योगी सरकार के रिपीट होने का दावा कर रही है और अखिलेश यादव बीजेपी के सफाई की बात कह रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी तारीखों का ऐलान किया है। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। पहले फेज में 10 फरवरी, दूसरे फेज में 14 फरवरी, तीसरे फेज में 20 फरवरी और चौथे फेज में 23 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं 5वें फेज में 27 फरवरी, छठे फेज में 3 मार्च और आखिरी यानी 7वें फेज में 7 मार्च को मतदान होगा। यूपी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 14 फरवरी है। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में वोटिंग होगी। यूपी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। बता दें कि यूपी में कुल 403 सीटें हैं। पिछली बार यूपी में बीजेपी को 312, सपा को 47, बसपा को 19 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग की घोषणाओं का स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा यूपी की जनता भाजपा सरकार को विदाई देने के लिए तैयार है। साथ ही प्रदेश में बड़ा परिवर्तन होने का दावा किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की तैयारियां जोरों पर है। वहीं चुनाव आयोग के 5 विधानसभा चुनाव राज्यों की तारीखों के ऐलान करने के बाद स्पेशली उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों ने अपनी जीत के दावों के ऐलान कर दिए हैं। जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस चुनाव ऐलान से उनको डर लगना चाहिए जिसने मेहनत नहीं की। वैसे लोगों को घबराहट होती है जिसने क्लास अटेंड ही नहीं किया हो, जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो। जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमें इन चुनावों में जनता का प्यार फिर मिलेगा और हम चुनाव फिर जीतेंगे। वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा कि यूपी के लोग भाजपा सरकार को विदाई देने के लिए तैयार है और जीत समाजवादी की ही होगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से पार्टियां कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ अपना प्रचार करती है। 10 फरवरी से 7 मार्च तक होने वाले मतदान में पता चल जाएगा कि आखिर जनता अपना प्यार किसे देती है और 10 मार्च को आने वाले रिजल्ट्स में ये भी पता चल जाएगा आखिर जीत का दावा किसका सच होगा। निर्वाचन आयोग ने आज विधानसभा चुनाव उत्तराखंड की तिथियां घोषित कर दी है, जिसमें 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होगा। साथ ही 10 मार्च को रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि 7 चरणों में सभी 5 राज्यों में चुनाव होगा।
साथ ही उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को मतदान गणना की जाएगी। प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला भी 10 मार्च को होगा। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा और ये मतदान केवल एक ही चरण में होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के पहले 21 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी और नामांकन की तिथि 28 जनवरी तय की गई है, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी को होगी। इसके बाद प्रत्याशी नामांकन वापस नहीं ले पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि 23 मार्च को धामी सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में चुनाव की तिथि को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आज विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही सभी सवालों पर विराम लग गया है और चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू की जा चुकी है। अपने सहयोगी आकाश श्रीवास्तव के साथ विशालगढ़, फर्स्ट इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आज प्रदेश में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और आप नेता रविंद्र जुगराण भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, भाजपा पार्टी में एक और नाम शामिल हो गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगराण भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रविंद्र जुगराण को भाजपा में सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मदन कौशिक ने कहा कि जुगराण के अनुभवों और क्षमताओं का लाभ पार्टी के आगामी चुनाव में अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि रविंद्र पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वह राज्य आंदोलन उन चेहरों में से शामिल हैं जिन्हें आज भी लोग आंदोलनकारी के रूप में पहचानते हैं। वहीं पार्टी में शामिल होते ही जुगराण ने बताया कि उन्होंने पूर्व में 25 साल भाजपा संगठन में काम किया है। कुछ समय के लिए जरूर वो पार्टी से बाहर थे, लेकिन जब प्रदेश के विकास और लोक कल्याण के लिए पार्टी का विकल्प चुनने का मौका आया तो उन्होंने पाया कि आज भी उनके जहन में भाजपा के राष्ट्रवाद के विचार है। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगराण कुछ ही समय पहले भाजपा से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और आज भाजपा में उनकी घर वापसी हुई है। अपने सहयोगी आकाश के साथ अनामिका सम्राट, फर्स्ट इंडिया, देहरादून। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं। एक बार फिर से जोधपुर के विकास को पंख लगने के लिए 28,325 करोड़ के निवेश के रास्ते खुल गए हैं और जिस तरीके से MOU साइन हुए हैं उससे सीधा सीधा लग रहा है कि राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला जोधपुर सबसे नंबर 1 होगा और जिस तरीके से सबसे अधिक जो निवेश की संभावना अब यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है, उसके चलते जोधपुर के लोग एक आशा की किरण से भी देख रहे हैं। रोजगार भी होंगे, बड़े उद्योग धंधे यहाँ पे लगेंगे। जिस तरीके से जोधपुर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, राजस्थान सरकार की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, तो वहीं प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग और प्रभारी सचिव भास्कर ए सावंत वर्चुअली जुड़े और उसके अलावा जोधपुर के संभागीय डॉक्टर राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, जेडी कमिश्नर कमर उल जमाल चौधरी के अलावा विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा के अलावा तमाम जो जोधपुर के जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उद्योग विभाग के अधिकारी हैं, समाजसेवी हैं, वो इस बड़े काम के गवाह बने। बीकानेर में भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। आज 194 मरीज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। साथ ही साथ रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए हैं। इस बीच जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने कल भी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया था, व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ कलेक्टर ने कहा है कि घबराएं नहीं, बल्कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं। साथ ही साथ ये भी कहा कि ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था है। हमारी कोशिश यही है कि किसी को इलाज में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। साथ ही उनका कहना था कि इस तरह का वेरिएंट जो अभी तक जानकारी मिली है खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। इस बीच कोविड की जांच के लिए पीबीएम हॉस्पिटल में भी 2 डेस्क बना दी गई हैं ताकि अधिकाधिक मरीजों की जांच हो, किसी तरह की गफलत और दिक्कत ना हो। नगर निगम कोटा में पट्टा बनाने के लिए की जा रही घूसखोरी के खेल में क्या शरीक है नगर निगम कोटा दक्षिण के बाबू भी? एसीबी कोटा ग्रामीण यूनिट की टीम ने कल एक संविदा कर्मी को ट्रैप करने की कार्रवाई के फॉलोअप में आज नगर निगम कोटा दक्षिण के बाबू रविंद्र गोस्वामी को भी इस पूरे केस में आरोपी बनाया है। हालांकि फिलहाल गोस्वामी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन एसीबी की सीआई वासुदेव चारण इस पूरे मामले की तफसील से पड़ताल कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक अपना पट्टा बनाने के लिए भटक रही कोटा के कोटरी निवासी विधवा परिवादी राधा गुप्ता को संविदा कर्मी नरेंद्र निर्भीक से मिलने के लिए बाबू रविंद्र गोस्वामी ने ही कहा था।
लेकिन निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत घूसखोर संविदाकर्मी नरेंद्र निर्भीक ने घूसखोरी की नीयत से एक सेट प्लान के तहत युद्धवा परिवादी से पहले तो पट्टे के लिए जरूरी सरकारी रसीदें कटवाई और बाद में उस पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि अगर पट्टा बनवाना है तो उसे 12,000 रुपए की घूस देनी होगी। लेकिन आखिरकार परेशान होकर पीड़िता ने एसीबी की शरण ली और एसीबी कोटा ग्रामीण की यूनिट ने कल ही नगर निगम कोटा दक्षिण की छत पर ही परिवादी से 9,000 की घूस लेते हुए संविदाकर्मी नरेंद्र निर्भीक को रंगे हाथों ट्रैप कर लिया था। एसीबी की टीम ने आज गिरफ्तार किए गए संविदाकर्मी नरेंद्र निर्भीक को एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने घूसखोर संविदाकर्मी को फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।